इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वछायाणम, नमो लोये सर्वसाहुणम। जो जितना अधिक सुशिक्षित या जितना बड़ा अधिकारी होता है, उसका मूल्य उतना ही अधिक होता है। समाज का हर वर्ग इस बुराई से ग्रसित है। इस संसार में प्राय सभी लोग लड़के और लड़कियों वाले होते हैं। लड़के के विवाह में दहेज लिया जाता है और लड़की के विवाह में दहेज दिया जाता है। इस समस्या का सामना प्राय सभी को करना पड़ता है, फिर भी यह समस्या समाप्त नहीं हो रही। इसका परिणाम यह होता है कि लड़की को पैदा होने से पहले ही गर्भ में लोग मार डालते हैं, जिससे इस समस्या से उन्हें निजात मिल जाए। दहेज रूपी दानव समाज के सामने मुंह बाए खड़ा रहता है। इसी डर से जब यह पता चलता है कि भ्रूण लड़की है, तो उसको गर्भ में ही समाप्त कर देते हैं। इसी डर से जब यह पता चलता है कि भ्रूण लड़की है, तो उसको गर्भ में ही समाप्त कर देते हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि आजकल लिंगानुपात बिगड़ गया है। अगर समय रहते इस समस्या को सुलझाया नहीं गया, तो समाज में अनेक बुराइयां व्याप्त हो जाएंगी। भारत में दहेज की पुरानी प्रथा है। मनुस्मृति में, रामायण, महाभारत और परवर्ती ग्रंथों में भी दहेज का उल्लेख है, किंतु आज के स्वरूप से भिन्न है। पहले इच्छानुसार प्रेम से माँ बाप लड़की को उपहार देते थे, किंतु आजकल यह दहेज के रूप में समाज में प्रचलित हो गया है और बाध्य करके लड़की के पिता से वसूला जाता है। यद्यपि दहेज को रोकने के लिए कानून भी बनाया गया है, किंतु यह कानून उतना प्रभावी सिद्ध नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। दहेज मांगना और देना दोनों निंदनीय अपराध है। जब वर और कन्या दोनों ही शिक्षा दीक्षा समान हैं, जब दोनों रोजगार में लगे हुए हैं, दोनों समान गुणधन वाले हैं, तो फिर दहेज की मांग क्यों की जाती है? कन्या पक्ष की मजबूरी का नाजायज फायदा क्यों उठाया जाता है? संभवतः इसलिए कि समाज में अच्छे वरों की कमी है तथा योग्य लड़के बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। भारत में कुछ ऐसी जातियां हैं जहां वर को नहीं बल्कि कन्या को दहेज देकर ब्याह कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कम ही होता है। दहेज के लोभी माता पिता यही चाहते हैं कि कन्या अपने मायके वालों से सदैव कुछ न कुछ लेकर आए और उनका घर भरती रहे। वे अपने लड़के को पैसा पैदा करने की मशीन समझते हैं और बेचारी बहू को मुर्गी, जो रोज उन्हें सोने के अंडे देती रहे। जो धन धान्य संपन्न माता पिता हैं, वे तो बेटी की मांग पूरी करते रहते हैं, किंतु जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं, उनके लिए यह तो एक बहुत बड़ी समस्या है। एक बार अपनी सामर्थ्य के अनुसार माता पिता बेटी को उपहार देकर वर के घर भेज देते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार बेटी को कुछ न कुछ देते रहते हैं, किंतु जब उन पर दबाव डालकर और अधिक वसूला जाता है, तो इससे वह परेशान होकर कभी कभी आत्महत्या तक कर लेते हैं। यदि वर पक्ष की फरमाइश पूरी न की गई, तो हो सकता है कि उनकी बेटी प्रताड़ित की जाए, उसे यातना दी जाए और यह भी संभव है कि उसे जला दिया जाए। न जाने ऐसे कितने उदाहरण हैं, प्रतिदिन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। दहेज दानव को रोकने के लिए सरकार को और कड़े कदम उठाना चाहिए। दहेज कानून को और कठोर बनाया जाना चाहिए। इसका उल्लंघन करने वालों को कठोर सजा मिलनी चाहिए, किंतु लगता है यह कि इस कानून में कोई कमी अवश्य रह गई है।
न तो दहेज लेने में कोई अंतर आया है, न ही नव युवतियों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं अथवा उनकी हत्याओं में कमी आई है। वर पक्ष के लोग विवाह से पहले एक मोटी रकम कन्या के पक्ष वालों से वसूल लेते हैं। जहां तक सामान का प्रश्न है, टीवी, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, जंजीर, अंगूठी, घड़ी, ये सभी चीजें पहले ही वर पक्ष की शोभा बढ़ाने के लिए उनके घर भेज दी जाती है, या विवाह के समय जब लड़की अपने ससुराल जाने लगती है उस समय भेज दी जाती हैं। दहेज के कलंक और दहेज रूपी सामाजिक बुराई को केवल कानून के भरोसे नहीं रोका जा सकता। इसको रोकने के लिए समाज के हर वर्ग को मिलजुल कर प्रयास करना पड़ेगा। दहेज की बुराई प्राय सभी जातियों में एक समान है। भारत में जितने भी धर्म और संप्रदाय हैं, उन सभी में यह बुराई समान रूप से व्याप्त है। दहेज का दानव धीरे धीरे इतना भयंकर रूप धारण करते जा रहा है कि इसको अगर तत्काल समाप्त न किया गया तो भ्रूण हत्या कभी बंद नहीं हो सकती। नारी जाति ईश्वर का वरदान है, वह करुणा की मूर्ति है। हर समाज में अपने को संतुलित रखकर आगे बढ़ सकती है। जब बेटी ससुराल जाती है तो माता पिता का जितना ध्यान रखती है, पुत्र उतना कभी नहीं रखता है। वर्तमान परिदृश्य में शिक्षा से न्याय, चिकित्सा और प्रशासनिक सेवाओं में लड़कियां लड़कों से आगे जा रही हैं। नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी प्रयासरत है। स्त्री शिक्षा पर सरकार खूब पैसा खर्च कर रही है। हर क्षेत्र में स्त्रियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकारी विद्यालयों में बेटियों को पढ़ाने के लिए निःशुल्क शिक्षा सरकार के द्वारा दी गई है। बेटी किसी भी रूप में बेटों से कम नहीं। बेटा और बेटी दोनों समाज रूपी रथ के दो पहिए हैं। दोनों पहिए अगर ठीक से रहेंगे तभी समाज रूपी गाड़ी ठीक से आगे बढ़ेगी। बेटी दो घरों को संभालती है। जब तक वह पिता के घर में रहती है तो पिता की आंख की पुतली बनी रहती है, और जब पति के घर जाती है तो वहां के माहौल में अपने आप को ढालती है। उस परिवार के रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन को अपने अनुकूल बनाती है। इसलिए कोई भी कार्य हो, सभी कार्यों में पति और पत्नी दोनों की सहमति होनी चाहिए। पढ़ी लिखी बेटी ही दोनों कुलों को रोशन करती है। नारी सृष्टि को चलाती है। यदि भ्रूण में ही कन्या का विनाश कर दिया जाए तो सृष्टि कैसी चलेगी? भ्रूण हत्या महापाप है। सरकार के द्वारा भी इस कठोर कानून बनाया गया है और सजा का प्रावधान दिया गया है। भ्रूण परीक्षण पर रोक लगा दी गई है। यदि भ्रूण हत्या जारी रहेगी तो लड़कियों की संख्या कम हो जाएगी और लड़कों की संख्या बढ़ती जाएगी, तो निश्चित ही लड़के कुंवारे रह जाएंगे। इससे भ्रष्टाचार, बलात्कार, नारी उत्पीड़न बढ़ेगा। समाज में अराजकता फैलेगी। अगर भ्रूण हत्या इसी ढंग से जारी रहेगी तो यह अंतर दिनों दिन बढ़ता जाएगा और समाज में स्त्रियों की संख्या घटती जाएगी। जब बेटी रहेगी ही नहीं तो पढ़ेगी क्या? अतः समाज का यह नैतिक उत्तरदायित्व है कि इस महापाप को रोका जाए और बेटी को बचाया जाए और पढ़ाकर समाज को आगे बढ़ाया जाए। प्रोफेसर तातेड़ का मानना है कि नारी समाज के केंद्र में है। यदि केंद्र सशक्त रहता है तो समाज व्यवस्था सुव्यवस्थित रहती है। नारी भारतीय संस्कृति में बहुत ही पूजनीय है। उसके लिए कहा गया है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। इस तथ्य को भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा है। संतान को जन्म देने वाली नारी होती है। नारी के अनेक रूप हैं। बालपन में वह कन्या के रूप में होती है, बड़ी होने पर वह किसी की पत्नी के रूप में होती है। पुत्र या पुत्री के उत्पन्न होने पर वह मां कहलाती है। इस प्रकार हर रूप में उसका सम्मान है।
नारी ही संसार देने वाली है, नारी ही संस्कार देने वाली है। वह शक्ति है जो बच्चे को संस्कार देकर महापुरुष बना देती है। शिवाजी को शिवाजी बनाने वाली उनकी मां ही थी। नारी का संसार में सबसे ऊंचा स्थान है। कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में नारी अग्रणी हो रही है। सफलता में नारी पुरुष से किसी भी रूप में कम नहीं है। नर और नारी गृहस्थ रूपी रथ के दो पहिए हैं। दोनों के संयोग से ही सृष्टि चलती है। नारी आजकल ऊंचे ऊंचे पदों पर अपने परिश्रम और बुद्धि बल से आरूढ़ होकर सुशोभित कर रही है। नारी की लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती अनेक रूपों में पूजा होती है। इसलिए कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रे तास्तु न पूजन्ते सर्वा सतत्रा क्रियाफला। अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ नारी की पूजा नहीं होती वहाँ पर सब क्रियाएं निष्फल सिद्ध होती हैं। दुर्गा के रूप में नारी सिंह का नियमन करती है। सिंह इस संसार का सबसे शक्तिशाली पशु माना जाता है। सबसे शक्तिशाली पशु का नियंत्रण करने के कारण यह दिखाया गया है कि नारी यदि अपने स्वाभाविक रूप में आ जाए तो वह क्रूर दानवी शक्ति का नियंत्रण कर सकती है। लक्ष्मी के रूप में नारी गृह लक्ष्मी है। लक्ष्मी धन की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। नारी घर की संपूर्ण व्यवस्था को चलाती है, सुव्यवस्थित रखती है और आवश्यकता पड़ने पर अपने परिवार का संचालन भी करती है। सरस्वती को विद्या की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। बच्चे में संस्कार देना, प्रारंभिक शिक्षा देना, बच्चे को पढ़ाना लिखाना सिखाना आदि कार्य जितना माँ करती है उतना परिवार का कोई भी सदस्य नहीं करता। इसलिए नारी को सरस्वती का रूप माना जाता है। भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि का ताना बाना नारी ही बुनकर तैयार करती है। समय परिवर्तनशील है। मध्यकाल में जब भारत पर यवनों का शासन था तो उस समय नारी पर बहुत से अत्याचार हुए, जिसका दुष्परिणाम यह रहा कि भारत में पर्दा प्रथा का प्रचलन प्रारंभ हो गया। नारी की स्थिति धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। कमजोर स्थिति के कारण नारी दयनीय अवस्था में पहुंच गई। नारी को केवल चूल्हे चक्की तक ही सीमित कर दिया गया। अन्य कार्यों में नारी का कोई विशेष योगदान नहीं रहा। नारी को केवल भोग विलास की वस्तु समझा जाने लगा। अनेक प्रकार के अत्याचार नारी पर किए जाने लगे। सती प्रथा का प्रचलन, बाल विवाह का प्रचलन आदि कुरीतियां समाज में पनपने लगी। इसके कारण नारी की स्थिति खराब हो गई। आजकल बच्चे और बच्चियां में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा रहा है। शिक्षा शालाओं से लेकर सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर नारी अपनी शक्ति और बुद्धि वैभव से उच्च स्थान प्राप्त कर रही है। चाहे समाज सेवा हो या राष्ट्र सेवा, हर क्षेत्र में नारी का योगदान सराहनीय है। नारियां भारत में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। नौकरी पेशे वाली स्त्रियां घर में अब अपना संपूर्ण कार्य करती हैं। बच्चों को समय से स्कूल भेजना, परिवार की देखभाल करना, इसके साथ ही साथ अपने ऑफिस का कार्य करना और जिम्मेदारियों का निर्वाह करना, ये सब कार्य नारी ही कर रही है। यह सब कार्य करते हुए समाज और राष्ट्र को सशक्त बना रही हैं। प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज तातेड़ अधिशण अभियंता पद पर रहते हुए राजस्थान के शहरों, नगरों, गांवों में समाज के हर वर्ग के लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुनना और उसका निदान करना अपना प्रमुख धर्म माना था। समाज के हर वर्ग के लोगों की मूल समस्या रहती है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा। चाहे गांव हो या शहर, हर क्षेत्र में शुद्ध पेयजल को उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता रहती है। जलदाय विभाग में उच्च पद पर कार्य करते हुए प्रोफेसर तातेड़ ने यह सुनिश्चित किया
कि समाज का कोई भी वर्ग शुद्ध पेयजल से वंचित न रहे। इसके लिए दिन रात प्रयत्न करके राजस्थान के जिलों में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कर लोगों का दिल जीत लिया। अधिक्षण अभियंता के पद पर कार्य करते हुए प्रोफेसर तातेर ने अनेक योग्य नवयुवकों को जलदाय के विभाग में नियोजित कर बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास किया। आज भी उनका यह कार्य जारी है। समाज में बढ़ती हुई बेरोजगारी नवयुवकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त बना देती है। समाज के हर वर्ग को जीवन यापन करने के लिए आजीविका का साधन उपलब्ध होना चाहिए। बुनियादी आवश्यकताएं यदि पूरी नहीं होंगी तो व्यक्ति समाज में अनुचित मार्ग अपनाकर समाज में अव्यवस्था उत्पन्न कर सकता है। बढ़ती हुई जनसंख्या के सामने सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे रोजगार की समस्या भी बढ़ती चली जा रही है। इतना तो निश्चित ही है कि सभी पढ़े लिखे लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता। रोजगार के साधन सरकारी उपक्रमों और निजी संस्थानों में सुलभ हो सकता है, किंतु इन उपक्रमों में वही रोजगार प्राप्त कर सकता है जो बौद्धिक रूप से सक्षम है। जहां तक कुटीर उद्योगों की बात है, वहां पर यदि रोजगार के साधन सुलभ कराए जाएं तो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार सुलभ हो सकता है। जब विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जीवन यापन करने के लिए सोचता है तो वह रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। धीरे धीरे उसकी उम्र विवाह के योग्य हो जाती है। परिवार का उत्तरदायित्व भी उसे संभालना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जीवन निर्वाह करने के लिए रोजगार आवश्यक हो जाता है। यदि जीवन यापन करने के लिए कोई साधन नहीं है तो जीवन कष्टपूर्वक हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई और परिवार का भरण पोषण कठिन हो जाता है। भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, किंतु सरकारी नीतियों और दलालों की दखल अंदाजी से किसानों को कृषि उपज का उतना मूल्य नहीं मिल पाता जितना अपेक्षित है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि किसान दिनों दिन गरीब होता जा रहा है। किसान को अन्नदाता कहा जाता है जो पूरे राष्ट्र का पेट भरता है, किंतु जब उसकी स्थिति स्वयं दयनीय है तो वह राष्ट्र की सेवा कैसे कर सकता है। उसके बच्चे फटे पुराने कपड़े को पहनकर सर्दी, गर्मी और वर्षा को सहन कर येन केन प्रकारेण जीवन यापन करते हैं। गांवों में न तो उच्च स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था है और न चिकित्सा की। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, यातायात के साधन, ये सब लोगों की बुनियादी आवश्यकताएं हैं। यदि स्थानीय स्तर पर इसका समाधान नहीं होता तो लोगों में शहरों की तरफ पलायन की प्रवृत्ति हो जाती है। लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ भागते हैं। शहरों में छोटे मोटे कार्यों को करके जीवन यापन करते हैं। शहरों में भी उनका जीवन दुखमय रहता है। उद्योग धंधे शहरों में अधिक हैं, इसलिए लोग शहरों की तरफ पलायन करते हैं। सरकारी और गैर सरकारी उद्योग भी सीमित हैं। यहाँ पर भी जो अनुभवी और दक्ष होते हैं उन्हीं को वरीयता दी जाती है, जिससे जो कुशल कारीगर नहीं हैं उनके लिए समस्या का स्वरूप जैसे गांवों में था वैसा शहरों में भी रहता है। रोजगार के अभाव में ऐसे लोग चोरी, डकैती, लूट खसौट आदि कार्य करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने का प्रयास करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि समाज में अव्यवस्था फैलती है।